अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसमें हम कुछ ऐसी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट में पैदा होने वाले कन्फ्लिक्ट से मुतालिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कन्फ्लिक्ट सिमुलेशन क्या होती है और कन्फ्लिक्ट को सिमुलेट करने की क्या नीड्स है, स्ट्रक्चर कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं और इनकी रेजोल्यूशन टेक्निक्स क्या हैं, इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, उनकी रेजोल्यूशन के लिए कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं, थॉमस एंड किलमैन एंड फिलिस के मॉडल डिस्कस करेंगे हम, जिसमें डिफरेंट टेक्निक्स डिस्कस की गई हैं इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। जो टेक्निक्स हम देखेंगे इनको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, एवेल्युएट करेंगे कि कौन सी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक बेहतर है, टू पार्टी कन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, उनकी डायनामिक्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में उनको कैसे देखा जाता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। कन्फ्रंटिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को इन डिटेल देखेंगे। इसका एक 3 स्टेप प्रोसेस होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कौन सी अप्रोच जो है कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए वो सबसे बेस्ट है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक प्रोसेस से जिसको हम कहते हैं, एक जनरल प्रोसेस देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस 4 स्टेप्स पर जो है वो कंसिस्ट करता है। नंबर 1 स्टेप है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के स्टेप में हम कन्फ्लिक्ट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करते हैं और इसकी नेचर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कन्फ्लिक्ट एक्चुअली है क्या और ये किस नेचर का कन्फ्लिक्ट है। सेकंड स्टेप में जो हमने अभी पिछले स्टेप में डायग्नोस किया था एक कन्फ्लिक्ट को, उसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटेजी को सिलेक्ट करते हैं कि हम कौन सा इंटरपर्सनल स्टाइल अडॉप्ट करेंगे, हमारा कम्युनिकेशन और नेगोशिएशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी। थर्ड स्टेप में हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिसमें रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की एक एनवायरनमेंट बन जाए। फोर्थ स्टेप में हम कुछ स्ट्रक्चरल इंटरवेंशंस करते हैं ताकि कन्फ्लिक्ट को या तो रिजॉल्व या मिनिमाइज किया जा सके। उसके बाद बारी आती है जी स्टिमुलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट की। स्टिमुलेटिंग वर्ड सिमुलेशन से निकला है जिसका मतलब है एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना। एक्चुअली स्टिमुलेटिंग कन्फ्लिक्ट क्या है? स्टिमुलेटिंग कन्फ्लिक्ट का मतलब आप या तो कन्फ्लिक्ट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसको इंक्रीज कर देते हैं या आर्टिफिशियली एक कन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट करते हैं अपने इन्वायरमेंट में। और यहाँ पे जिस पॉइंट को थोड़ा सा हाईलाइट और बोल्ड किया गया दैट इज द कंस्ट्रक्टिव। जैसे हम पिछले लेक्चर में देखा कि जो कन्फ्लिक्ट है वो 2 तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव भी और डिस्ट्रक्टिव भी। लेकिन जब सिमुलेटिंग कन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं तो हमारा मेन फोकस जो है वो कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट की तरफ होगा। लेकिन कन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट करना या उसकी स्टिमुलेशन को एक्सेप्ट करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। क्यों? क्योंकि ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नेगेटिव समझा जाता है, इसकी कनोटेशन नेगेटिव है। और अगर हम इंटरेक्शनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो इंटरेक्शनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक इस जो आपका कन्फ्लिक्ट है इसको इनकरेज किया जाता है ताकि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनोवेशन और पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। लेकिन क्या आपको आपकी इन्वायरमेंट में कन्फ्लिक्ट राइज करने की जरूरत भी है या नहीं? इसका जवाब हम देंगे स्टीफन पी रॉबिन्स के कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिसकी बेस पे हम इसका आंसर लेंगे, जिसके जरिए हम इस चीज का आंसर लेंगे। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपके इर्द गिर्द यस सर वाले लोग हैं जो हर बात पे सिर्फ यस कहते हैं? क्या प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स जो है अनसर्टेनिटीज और इग्नोरेंसेस को आपके सामने एडमिट करने से डरते हैं? क्या आपके इर्द गिर्द कंप्रोमाइज करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है जिसकी वजह से आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज और प्रोजेक्ट वेलफेयर जो है उसकी प्रायोरिटीज कम हो जाती हैं? क्या प्रोजेक्ट मैनेजर का ज्यादा कंसर्न एक पेस और कॉर्पोरेशन की जो है इंप्रेशन देने पर होता है, चाहे इसकी कितनी ही बड़ी कीमत अदा करनी पड़े? क्या डिसीजन मेकर्स का बहुत ज्यादा कंसर्न इस बात पे होता है कि किसी की फीलिंग हर्ट ना हो? क्या पीएम के नजदीक कंपटीशन और हाई परफॉर्मेंस से ज्यादा जरूरी पॉपुलैरिटी और पॉलिटिक्स है ताकि इससे वो ऑर्गेनाइजेशनल रिवॉर्ड हासिल कर सके? क्या प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स चेंज को अक्सर या ज्यादातर रेजिस्ट करते हैं? क्या प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स का टर्नओवर अमूमन कम है?
न्यू आइडियाज, क्रिएटिविटी और इनोवेशंस की कमी है आपकी टीम के अंदर? अगर इनमें से अक्सर सवालात या सब सवालात का आपके पास आंसर यस में है, तो जी हाँ, आपको अपनी इन प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट में कॉन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट करने की जरूरत है। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके जरिए हम कॉन्फ्लिक्ट को अपने एनवायरनमेंट में स्टिमुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे, आप एक्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट एज डिजायरेबल ऑन सर्टेन ओकेजन्स। आप कुछ पॉइंट्स पर कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो लाजमी करार देते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे कि आपकी एक प्रोजेक्ट टीम है, आपकी प्रोजेक्ट की प्लानिंग चल रही है, तो वहां पे आप प्लानिंग के टाइम पे डिस्कशन फोरम ओपन कर देते हैं कि कौन कौन सी टास्क, कौन कौन सी एक्टिविटीज प्रायोरिटी वाइज हैं, किनकी क्या प्रायोरिटी है, कैसे होनी चाहिए। जब इस पे लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो एक तो आपकी प्लानिंग भी अच्छी होगी, सेकेंडली एक कन्फ्लिक्ट रेस होगा तो इनोवेशन आएगी, लोग इनकरेज होंगे और लोग आगे से आइडियाज और अपने पॉइंट ऑफ व्यूज जो है उसको डिस्कस करेंगे। दूसरी एक टेक्निक जो कॉन्फ्लिक्ट को स्टिमुलेट करने के लिए यूज की जाती है वो ये है कि आप न्यू ब्लड या न्यू इंडिविजुअल्स को ऐड करें। जब नए लोग आएंगे उनके साथ नए आइडियाज आएंगे, उनके नए पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, वो लोगों से डिफरेंट बात करेंगे जो पहले वाले हैं। इसी तरह पुराने लोग इन लोगों को देख के और आगे से कंट्रीब्यूट करेंगे, या इस नए ब्लड की वजह से वो भी जो लोग कंट्रीब्यूट नहीं करते वो भी कंट्रीब्यूशन की तरफ आएंगे। तो इससे भी आपकी जो है टीम की जो है एक परफॉर्मेंस बढ़ेगी। नंबर 3 पे आ जाता है रिस्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। मतलब आप अपने टीम के कुछ लोगों को रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने जो नए टीम मेंबर्स हैं या आपके जो यंगर टीम मेंबर्स हैं, आप उनको कुछ अथॉरिटीज दे देते हैं। ऑब्वियसली जब उनको अथॉरिटीज दी जाएंगे तो जो आपके सीनियर मेंबर्स हैं या जो रिजिड हो चुके हुए हैं वो इस स्ट्रक्चर के चेंज को जो है वो रेजिस्ट करेंगे। तो इससे कन्फ्लिक्ट रेस होगा और आपकी जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर चैलेंजेस आएंगे। नंबर 4 पे आता है, आप ऐसे प्रोग्राम डिजाइन करें, आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम डिजाइन करें। आप रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन के प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप जो आपके टॉप परफॉर्मर्स लोग हैं उनको बोनसेस दे सकते हैं, आप उनको रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ऐसी आप टेक्निक्स यूज करते हैं जिससे आपकी टीम्स के दरमियान या टीम मेंबर्स के दरमियान कंपटीशन बढ़ता है। नंबर 5 पे आप प्रोग्राम कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, यानी कि जब आपके टीम मेंबर्स, कुछ ऐसे टीम मेंबर्स भी होते हैं जो अपने आइडियाज प्रेजेंट करने का, आइडियाज पिच करने में बहुत ज्यादा कीन होते हैं, तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक डेविल्स एडवोकेट का रोल वहां पे प्ले करता है। वो आइडियाज पर आर्ग्यू करता है, उसके ऑपोजिट पॉइंट ऑफ व्यूज लेता है ताकि कंपैरिजन किया जाता है और इस तरह एक कॉन्फ्लिक्ट की इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं, उनको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। जैसे कि इसके नाम से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका ताल्लुक, इसका फोकस जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट से है। इसमें हम उन टेक्निक्स को देखेंगे जो कि उन टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के हवाले से आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट उनको डील करते हैं। इनमें से जो सबसे पहला है वो है प्रोसीजरल चेंज। ये हम अब टेक्निक्स देखने लगे हैं जिनके जरिए आप स्ट्रक्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला आ जाता है प्रोसीजरल चेंज। जैसा कि इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि इसका ताल्लुक ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर से है। इस टेक्निक में आप अपने वर्क प्रोसीजर्स को चेंज करके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मसलन आपकी कोई टेक्निकल टीम है, उन्होंने कोई टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट के लिए वेंडर की एवेल्यूएशन खुद से कर ली और वो खुद से करके उन्होंने परचेज डिपार्टमेंट को भेज दी। अब परचेज डिपार्टमेंट जब तक अपने एसओपीज, अपने प्रोसीजर्स को कंप्लीट नहीं करता, वो तब तक वेंडर्स को ऑनबोर्ड नहीं करता, वेंडर को ऑनबोर्ड नहीं करेगा। इससे क्या होगा, उनके एसओपीज की वजह से आपका जो है उस वेंडर के साथ जो आपके कमिटमेंट है या आपने उसकी वेंडर की इंडल्जमेंट या वेंडर की ऑनबोर्डिंग की जो प्लानिंग की हुई है वो आपके डिस्टर्ब होगी, डिलेज आएंगे और उन डिलेज की वजह से आपका प्रोजेक्ट के अंदर कन्फ्लिक्ट राइज होंगे जो कि स्ट्रक्चरल कन्फ्लिक्ट होंगे। तो अगर इसी एग्जाम्पल को देखते हुए अगर हम कहें कि जो टेक्निकल टीम है वो शुरू से ही परचेज डिपार्टमेंट को साथ में ऐड कर लेगी तो ऑब्वियसली इस कन्फ्लिक्ट को जो है रिमूव या रिजॉल्व किया जा सकता है। देन आ जाता है पर्सनैलिटी चेंज। आपके टीम मेंबर्स के अंदर कुछ लोगों के पर्सनैलिटी क्लैशेस होते हैं,
लेट्स अज्यूम कि आपकी एक टीम के अंदर दो लोग हैं जिनका आपस में पर्सनैलिटी क्लैश है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट रेस हो रहे हैं टीम लेवल पे। अब चले थोड़ा सा इसको और हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। मैं कहता हूँ वो दोनों ही टीम मेंबर बहुत की मेंबर्स हैं, बहुत ही की मेंबर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, आप दोनों को लॉस नहीं करना चाहते। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में जो बेस्ट सोल्यूशन बनता है वो आप अपने टीम मेंबर्स की टीम्स को शफल कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक टीम मेंबर को फॉर द टाइमिंग आप दूसरी टीम में मूव कर देते हैं ताकि जो उनका पर्सनैलिटी क्लैश है वो फॉर द टाइमिंग रिजॉल्व हो जाए। देन कम्स द अथॉरिटी चेंज। ये अथॉरिटी चेंज जो है ये आपके मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके चूंकि फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होते हैं और फंक्शनल डिपार्टमेंट के अंदर से टीम मेंबर्स को लेके कुछ प्रोजेक्ट टीम बनाई जाती है जिनको प्रोजेक्ट मैनेजर डील कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपका जो फंक्शनल मैनेजर है वो अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए आपके टीम मेंबर जो दूसरे प्रोजेक्ट पे असाइन किए गए हैं उनको ओवरलोड करता है, वर्क के हवाले से काम में ओवरलोड कर देता है और वो पर्सन अपने प्रोजेक्ट पर जो है ध्यान नहीं दे पाता। इससे क्या होगा? प्रोजेक्ट मैनेजर की अपनी डेडलाइंस हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर की अपनी डेडलाइंस में इशू आएंगे। तो ऐसे केस में उनका एक अथॉरिटी कंफ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए या तो आप अपनी जो अथॉरिटी है उसको जो है उसको रिजॉल्व करने के लिए, इस अथॉरिटी कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने, या तो आप अथॉरिटी को क्लैरिफाई कर दें कि व्हाट अथॉरिटी इज एंड वेयर इट हैज टू बी यूज्ड, या आप अपनी अथॉरिटी या रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा इस तरह अल्टर कर देते हैं कि फॉर द टाइम बिंग वो रिसोर्स जब तक प्रोजेक्ट पे है तब तक उसकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ है ताकि प्रोजेक्ट मैनेजर उससे अपने मुताबिक काम ले सके। लेआउट चेंजेस ऐसे होते हैं कि जब कुछ टीम्स आपस में इकट्ठे बैठ के काम कर रही होती है तो उन टीम्स के दरमियान भी आपस में इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं। जब टीम्स के दरमियान इश्यूज क्रिएट होते हैं तो ऑब्वियसली इससे डिलेज आएंगे, डेडलाइंस में इश्यूज आएंगे। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि हम उन टीम्स को रीलोकेट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक हॉल को दो टीम्स शेयर कर रही थी, उनके दरमियान ये कन्फ्लिक्ट रेस हो गए तो आपने एक टीम को किसी पकड़ के दूसरे हॉल में मूव कर दे। इससे आपके लेआउट चैलेंजेस जो है, लेआउट कन्फ्लिक्ट है, वो भी हल हो जाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट रिसोर्स चेंज है। रिसोर्स चेंज के अंदर हम एक्चुअली रिसोर्सेज की बेस पे बात कर रहे होते हैं। लेट्स से दो टीम्स हैं, बहुत मेजर प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं और वो एक टेक्निकल इक्विपमेंट यूज कर रही हैं जो कि शेयर्ड फॉर्म में है। अब इसकी वजह से उनका एक रिसोर्स कन्फ्लिक्ट क्रिएट होने लग जाएगा। मतलब अगर एक पर वो जो टेक्निकल डिवाइस है वो एक टीम के पास है, अब इन बिटवीन दूसरी टीम को जरूरत पड़ गई तो देयर अराइज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। ऐसे इशू को रिजॉल्व करने के लिए, ऐसे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हम जो है उनको सेपरेट डिवाइसेस इशू करके ये जो रिसोर्स चेंज है, जो शेयर रिसोर्सेज के कन्फ्लिक्ट है, इनको खत्म कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाते हैं जी, आफ्टर दैट वी हैव इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं? इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स का ताल्लुक आपके इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इनका ताल्लुक ह्यूमन इंटरेक्शंस के साथ है। कौन सी स्ट्रेटेजी आपको इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए अडॉप्ट करनी चाहिए, ये डिपेंड करती है उसकी इंटेंसिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे। कौन से मेथड यूज करने चाहिए ये भी डिपेंड करती है उस सिचुएशन के मुताबिक, उसके सिचुएशनल वेरिएबल्स के लिहाज से। कौन सी बेस्ट अप्रोच जो है इसके लिए बेहतर रहेगी? तो बेस्ट अप्रोच वही है जो कि आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के दरमियान ऑब्स्टेकल्स को कम से कम करेगी। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एक अप्रोप्रिएट स्लाइड सेलेक्ट करने के लिए यूज होते हैं, वो ये आपके सामने आ गए कि आपकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस और कन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी क्या है, आपका टाइम प्रेशर क्या है उसको रिजॉल्व करने के लिए, जो की मेंबर्स हैं इस कन्फ्लिक्ट के अंदर उनकी की पोजीशंस क्या हैं, आपके लिए कितनी मोटिवेशन है इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, शॉर्ट टर्म बेसिस पे या लॉन्ग टर्म बेसिस पे। इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज की जाती है जिनको हम बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि ब्लैक एंड मोर्टन ने 6 इस तरह की टेक्निक्स या जिनको मोड्स भी कहते हैं वो इंट्रोड्यूस किए। जिसमें से पहला था हमारे पास विथड्रॉइंग और अवॉइडिंग। इस टेक्निक में आप कन्फ्लिक्ट को डील करने से रिफ्यूज कर देते हैं। समटाइम्स आपको उस इशू की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, आप इसलिए भी उसको अवॉइड कर देते हैं। समटाइम आप कूलिंग ऑफ का टाइम चाह रहे होते हैं कि भाई मामला गर्म है, भाई जब ये थोड़ा सा कूल डाउन होगा देन हम इस पर डिस्कस करेंगे, हम इसको देखेंगे। ताकि मीनवाइल ऐसा करने से क्या होता है, आपको टाइम गेन भी हो जाता है और आप इस पर अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं।
देन हमारे पास आ जाती है स्मूथिंग या अकोमोडेटिंग। इनमें से आप इस टेक्निक में आप वो पॉइंट्स ढूंढते हैं जिसपे सारे एग्री हो जाए, लेकिन ये टेक्निक भी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रही। देन वापस आ जाती है कंप्रोमाइजेस। इसमें आप ऐसे सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं जिसपे सारे एग्री कर जाएं, यानी कंप्रोमाइज की स्टेट आ जाए, ना एक पार्टी को कोई ग्रज हो ना दूसरी पार्टी को ग्रज हो, विन विन सिचुएशन टाइप एक बनाने की आप कोशिश करते हैं, तो ये कंप्रोमाइजिंग है। लेकिन अगेन ये वाली टेक्निक भी कोई परमानेंट रेजोल्यूशन नहीं करती है। देन वी हैव फोर्सिंग टेक्निक। फोर्सिंग टेक्निक में कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू को फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, लेकिन जब ऐसा आप करेंगे तो एक का पॉइंट ऑफ व्यू जब इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली दूसरा हार्ड फीलिंग्स देगा, और वो हो सकता है इस कंफ्लिक्ट में नहीं लेकिन अदर वेज में अपनी हार्ड फीलिंग्स को आगे पोर्ट्रे करें। देन वी हैव कोलैबोरेटिंग। इस टेक्निक में हम मल्टीपल आइडियाज को इनकॉर्पोरेट करते हैं और डिफरेंट लोगों से इसके पॉइंट ऑफ व्यूज लिए जाते हैं। चूंकि तमाम पार्टीज जो हैं वो एक्टिवली इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोसेस में, लिहाजा उनका कंसेंसस, उसका कमिटमेंट इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ज़्यादा होता है और हमें एक रेजोल्यूशन पॉइंट आसानी से मिल जाता है। दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच सो फार जो कि हम कोलैबोरेशन के थ्रू रिजॉल्व करते हैं। देन वी हैव अ कन्फ्रंटिंग, ये जिसको प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक कहते हैं। इसमें कन्फ्लिक्ट को एक प्रॉब्लम के तौर पे पेश किया जाता है और उसके तमाम अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लेन किया जाता है और लोग मिलके उनमें से बेस्ट अल्टरनेटिव गिव एंड टेक सिचुएशन एक बना के उसमें से बेस्ट अल्टरनेटिव को पिक करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। दैट इज द अल्टीमेट सोल्यूशन। इसके अलावा और भी कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम मोड्स स्टाइल्स कहते हैं, जो कि हमारा एक है मेजोरिटी रूल। इट्स वेरी सिंपल कि आप वोटिंग करवाते हैं, मेजोरिटी इज द अथॉरिटी। देन कंसेंसस आप देख लेते हैं। कंसेंसस में आप कहते हैं जो पार्टीज इन्वॉल्व होते हैं उनका म्यूचुअल कंसेंसस दिया जाता है और उस म्यूचुअल कंसेंसस के थ्रू आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लेते हैं। देन वी हैव मीडिएशन और आर्बिट्रेशन। आप इसमें एक मीडिएटर यूज करते हैं, उस मीडिएटर थर्ड पार्टी मीडिएटर को नेचुरली इन्वॉल्व किया जाता है, सॉरी न्यूट्रली इन्वॉल्व किया जाता है और उसके जरिए इस इशू को रिजॉल्व करवाया जाता है। देन वी हैव अ सुपर ऑर्डिनेट गोल। इसमें एक गोल के ऊपर तमाम पार्टीज को एग्री करवाया जाता है, जिसमें से तमाम उस गोल पर एग्री करती है, जिस गोल पर एग्री करती हैं उसको तमाम चीजों पर ओवरराइड कर दिया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कुछ जो है थॉमस नॉर्मन की टेक्निक का एक ग्राफिकल कंपैरिजन देखते हैं। जो फोर्सिंग टेक्निक अभी हमने पढ़ी है इसमें आपका इंडिविजुअल का जो सेटिस्फेक्शन की डिजायर होती है वो बहुत ज्यादा होती है और आपके अदर्स के डिज़ायर को आप थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। अवॉइड में ना आप अपनी डिज़ायर्स को ज़्यादा जो है फोकस कर रहे होते हैं, ना अदर्स की डिज़ायर्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। कोलैबोरेटिव, जैसे हमने बताया कि इसमें आप अपनी और अपने जो थर्ड पार्टी होती है उसको दोनों की चीज़ों को प्रॉपरली देख रहे होते हैं, दोनों की हाई डिज़ायर्स को हाईली एक्नॉलेज किया जाता है। अकोमोडेटिंग में आप किसी को अकोमोडेट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को थोड़ा सा अकोमोडेट कर रही है फॉर द टाइम बिंग, हो सकता है उसको आगे फ्यूचर में ट्रेड ऑफ करने का प्लान हो। एंड देन वी हैव कंप्रोमाइजिंग। कंप्रोमाइजिंग में आप एक कंप्रोमाइज कर लेते हैं और इश्यूज को रिजॉल्व करना, इसमें आपकी डिजायर्स को बहुत ज्यादा हाई देखा जाता है, ना सेकंड पार्टी की डिजायर्स को बहुत हाईली देखा जाता है। तब कौन सी यूज करनी चाहिए? फोर्स तब यूज करनी चाहिए जब आपको पता हो, आपको कंफर्म हो कि आप राइट हैं, डू और डाई सिचुएशन हो, जब स्टेक्स हाई हो, इश्यूज इंपॉर्टेंट हो, आपको पता हो कि आप इतने स्ट्रांग हैं कि इस फोर्सफुल डिसीजन के बाद आप चीजों को कवर कर लेंगे, और यहाँ जब आपको अपने पावर को डेमोन्स्ट्रेट करना हो। वर्ड्स आपको तब यूज करना चाहिए जब आपको पता है कि आप जीत नहीं सकते या आपके स्टेक्स इस पे कंपैरेटिवली लो हैं। जब आप रेडी नहीं है लेकिन आपके स्टेक्स आएंगे, आप तब भी इसको जो है अवॉइड कर देते हैं। आप डेमोन्स्ट्रेट पावर या स्टेटस गेन करने के लिए अवॉइड करते हैं, आप टाइम गेन करने के लिए चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, आप अपने ओपोनेंट को डिस्करेज करने के लिए अवॉइड कर सकते हैं, आप अपनी रेपुटेशन मेंटेन करने के लिए अवॉइड कर सकते हैं, या आपको ये लगता हो कि ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खुद से ही रिजॉल्व हो जाएगी, देन आप अवॉइड करते हैं। देन वी हैव कंपैरिजन, कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। ये एज अ बैकअप यूज होता है कि कोलैबोरेशन फेल हो गई, वो मस्ट हैव अ बैकअप। बोथ पार्टीज को विन विन सिचुएशन मिलती है। आप जीते नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं आपको मिलता। आप
देखते हैं कि जो अदर पार्टीज हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप एक रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हैं, जब आपको कंफर्म नहीं होता, जब आप श्योर नहीं होते हैं कि यू आर राइट, और जब आपके गोल्स जो है वो मॉडरेटली हाई होते हैं। कोलैबोरेशन तब यूज़ करते हैं जब आप एटलीस्ट दोनों को वो मिल जाता है जो वो चाहते हैं। आप ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट को रिड्यूस करना चाह रहे होते हैं, आप कमिटमेंट लेना चाह रहे होते हैं, एक कॉमन पावर बेस बनाना चाह रहे होते हैं, तब आप कोलैबोरेशन करते हैं। जब आपको पता होता है कि देयर इज एनफ टाइम एंड स्किल्स जो कि इस चीज़ को कम्प्लीमेंट करेंगे, आप तब कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं। जब आप जो है अपने इन मेथड्स को कभी बाद में यूज़ करना चाहते हैं, अपने टैक्टिक्स को, तब आप यूज़ कर सकते हैं। जब आप एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, तब आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। देन वी हैव अकोमोडेशन। आप जब गोल्स को ओवरआर्चिंग करना चाह रहे हैं, आप तब यूज कर सकते हैं। आप ऑब्लिगेशन, ट्रेड ऑफ की ऑब्लिगेशन देना चाह रहे हैं, आप तब अकोमोडेट कर सकते हैं लोगों को। जब आपकी स्टेक्स लो हैं, लायबिलिटीज लिमिटेड है, तब आप कर सकते हैं। आप पेस और हार्मोनी को मेंटेन करना चाहते हैं, अदर गुडविल क्रिएट करना चाहते हैं अपनी, तब आप अकोमोडेट कर सकते हैं। जब आपको पता है कि यार हार तो जाना ही है, तो क्यों ना अकोमोडेट कर दें थर्ड पार्टी को या सेकंड पार्टी को, तब आप कर सकते हैं। अगेन इसमें भी ये भी आप तब करते हैं जब आपने टाइम गेन करना हो। दैट कुड आल्सो बी वन रीजन। फिलिस का मॉडल जो था वो भी ऐसा ही था तकरीबन, जिसमें एक विन विन सिचुएशन, विन लॉस सिचुएशन, जो हमने फोर्सिंग देखा, फिर लॉस लीफ सिचुएशन है, देन इंटीग्रेटिव सिचुएशन है, देन यील्ड लॉस सिचुएशन है, देन कंप्रोमाइज सिचुएशन। ये मोर और लेस जो भी हम पीछे टेक्निक्स पढ़ के आए हैं, ये उसी तरह की, जो कि फिलिन ने इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया। इनको हम देखते हैं, इनको हेड टू हेड देखते हैं, तो एक्चुअली जो फोर्सिंग है वो विन लॉस सिचुएशन की तरह ही है कि इसमें आपके पर्सनल गोल्स बहुत ज्यादा हाई होती है, लेकिन रिलेशनशिप को आप थोड़ा सा निग्लेक्ट करते हैं। स्मूथिंग, जिसको यील्ड लॉस स्टाइल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कहा गया है फिले का मॉडल के अंदर, ठीक है जी। तो वह इसमें आपके पर्सनल गोल्स तो लो होते हैं, लेकिन आपके रिलेशनशिप हाई होते हैं, एंड सो ऑन। अब अगर इनका हम एक क्रिटिकल कंपैरिजन करें, तो जो फर्स्ट थ्री है ये एक्सट्रीम्स की तरफ लेके जाती है, और डेट कुड आल्सो लेड अस टू द फेलियर, प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जा सकते हैं। बट द बॉटम टू, कंप्रोमाइजिंग एंड कोलैबोरेटिंग, जिसको कन्वर्टिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं, ये आपको प्रोजेक्ट की सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है जी, दैट इज द टू पार्टी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मोस्टली दो पार्टीज के दरमियान ही आते हैं। ये डिपेंड नहीं कर रहे होते कि इसकी स्ट्रेटेजी, आप किसी एक बंदे के लिहाज से, आपको दोनों पार्टीज के लिहाज से स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी पड़ती है। रेजोल्यूशन डिपेंड करता है जी, जो रिजल्ट्स हैं इसके डिपेंड करते हैं इस चीज पे कि दोनों पार्टीज इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में कितना इंटरेस्टेड है। प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रिडिक्टिव होना चाहिए, यानी कि उसको पता होना चाहिए कि अगली पार्टी क्या स्टाइल अडॉप्ट कर सकती है। उसको बिहेवियर स्टडी होना चाहिए तमाम पार्टी का उसका, ताकि वो एक्चुअली प्रेडिक्ट कर सके कि एक्चुअली अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे आगे से रिस्पॉन्स क्या आएगा। एक क्विक एग्रीमेंट आ सकता है अगर दोनों पार्टीज जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड पे आ जाए। अगर इसी को हम देखें, जैसे हमने कहा कि ये दोनों की चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी, अगर दोनों पार्टी प्रॉब्लम सॉल्विंग एग्रीमेंट पे आ जाती हैं तो आपका बड़ी जल्दी एग्रीमेंट हो जाएगा। अगर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पे दूसरी फोर्सिंग टेक्निक को यूज करने पे आ गई है, तो इसका मतलब है 50% प्रॉब्लम सॉल्व होगी, 50% फोर्सिंग के साथ सॉल्व होगी। देन वी हैव अ कंप्रोमाइजिंग, स्मूथिंग एंड विदड्रॉइंग। अगर ये किसी इसका कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ आएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है इसको वो ओवरराइड कर देगा। इसी तरह फोर्सिंग, अगर फोर्सिंग के साथ जो है इंटरेक्ट करता है, दोनों पार्टी फोर्सिंग यूज करेंगी, तो दैट विल बी अ स्टेट ऑफ अ स्टेलमेट, जो कि आपको अक्सर आइडिया होगा, जो लोग चेस खेलते हैं उनको आइडिया होगा। स्टेलमेट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसपे आपके पास आगे करने के लिए कुछ नहीं होता, आप स्ट्रक हो जाते हैं एक पॉइंट पे। फिर इसी तरह अदरवाइज फोर्सिंग जो है आपके तमाम की तमाम चीज़ों को जो है वो निगलेक्ट करके, उनको ओवरराइड करके आगे चली जाती है। एंड द सेम इज फॉर कंप्रोमाइजिंग, स्मूथिंग एंड विदड्रॉइंग। इसका हेड टू हेड कंपैरिजन हमने यहाँ पे दिया हुआ कि अगर फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी दोनों यूज करती हैं तो क्या होगा। देन हमारे पास आता है कन्फ्लिक्टिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। 3 स्टेप है इसके। नंबर 1, आप सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करें, एक्नॉलेज करें कि एक्चुअली कन्फ्लिक्ट है। देन आप एक कॉमन गोल्स एस्टेब्लिश करें, आप सेपरेट प्रॉब्लम करें, सेपरेट करें प्रॉब्लम को लोगों के साथ, कि लोग और प्रॉब्लम इन दोनों को आपस में मिक्स ना करें। आप भूल जाएं कि कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, बल्कि ये देखें कि एक्चुअली व्हाट द प्रॉब्लम इज। सेकंड स्टेप पे हम
इसके अल्टरनेटिव्स को एक्सप्लोर करते हैं और हर अल्टरनेटिव को एवेल्युएट करते हैं। देन वी हैव सर्टेन अल्टरनेटिव जो ऊपर हमने एक्सप्लोर किए एंड एवेल्युएट किए। प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी तमाम की तमाम पार्टीज को जो सिलेक्टेड और एवेल्युएटेड अल्टरनेटिव्स हैं उन पर बताता है कि क्या अल्टरनेटिव्स हैं और साथ में सबकी उस पर एंडोर्समेंट लेता है कि अगर हम ये स्टेप ले लेते हैं या ये अल्टरनेटिव यूज करते हैं तो हम इस कन्फ्लिक्ट से बाहर आ सकते हैं। कौन सी अप्रोच बेहतर है? अगर हम समराइज करें कौन सी अप्रोच बेहतर है तो इसकी आंसर ये है कि हर कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन यूनिक होती है। बेस्ट अप्रोच सब्जेक्टिव है नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट के साथ। कौन सी जो है अप्रोच सबसे बेहतर है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, लाइक आपकी टाइप एंड रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, आपका टाइम प्रेशर कितना है, आपके पोजीशंस किन लोगों जो प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं उनकी क्या पोजीशंस हैं उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। रिलेटिव एम्फेसिस होता है ऑन गोल्स एंड रिलेशनशिप। गोल्स और रिलेशनशिप का रिलेटिव एम्फेसिस क्या है, किस चीज पे गोल्स पे या रिलेशनशिप किस चीज पे ज्यादा एम्फेसिस किया जा रहा है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जो कि प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है।